दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। 2020 ये वर्ष खत्म हो रहा है। ये वर्ष महामारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इतिहास में इसी रूप में दर्ज होगा 2020। भयावह स्थितियां पूरी दुनिया ने देखा है, समझा है और झेला है, हमारे मुल्क ने भी। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में मीडिया ने इसको कैसे देखा? आमतौर पे दुनिया के जितने बड़े समाजशास्त्री हैं, मीडिया के जानकार हैं, वो मानते रहे हैं कि प्रेस के आने से पहले, यानी प्रेस जब वजूद में आया उसके पहले जो महामारियां आती थीं, आपदाएं आती थीं, अकाल पड़ता था, सुखाड़ पड़ता था, उस वक्त हाहाकार जिस तरह से मचता था, ऐसा लगता था कि एक अनियंत्रित तूफान है ये महामारियां। उनको रोकना बहुत मुश्किल होता था, उनसे निजात पाना, उनसे मनुष्यता को बचाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बाद के दिनों में प्रेस और सूचना के संसार के विकास के बाद, विस्तार के बाद, इन पर काफी अंकुश लगाया गया। प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त करने में, दुरुस्त करने में, दबाव उस पर डालने में मीडिया ने बहुत अहम भूमिका अदा की, जिसको पहले प्रेस कहा जाता था। और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजुअल मीडिया के आने के बाद तो इसकी ताकत, इसकी क्षमता और इसकी पहुंच और भी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम आज देखते हैं अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, हम पहले देखें तो क्या हमारे देश के मीडिया ने इस पैंडेमिक में, इस महामारी में जो उसको रोल अदा करना चाहिए था, सभ्यता को बचाने का, समाज को बचाने का, इस देश के वजूद को और पुख्ता करने के लिए कि कैसे महामारी की झंझा में भी, इस झंझावात में भी हम कैसे अपने मुल्क की रक्षा करें, कैसे इसको बेहतर दिशा और कैसे इसको बेहतर दशा में लाएं, क्या मीडिया ने इस पे जो काम किया, मीडिया की जो परफॉर्मेंस रही, वो कैसे हम देखेंगे। हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमानों से, और ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले वर्ष कैसे रहेंगे। हम सिर्फ 2021 की बात नहीं करेंगे, हम आगे जो वर्ष आने वाले हैं हमारे मुल्क के लिए और मीडिया के लिए कैसे रहेंगे। हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, वरिष्ठ मीडिया शास्त्री और मीडिया के शिक्षक। हमारे साथ हैं आशुतोष, लंबे समय तक वो टेलीविज़न चैनलों के संपादक रहे हैं और अभी सत्य हिंदी के संचालक और संपादक हैं। आप दोनों का स्वागत है। हम सबसे पहले आशुतोष आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे वर्ष को आपने देखा, तबलीगी जमात से लेकर सुशांत, रिया, कंगना रनावत, न जाने कितनी सारी कहानियाँ, और प्रकारांतर से कई ऐसी कहानियां भी थीं जो दिखती नहीं थीं कि पैंडेमिक या महामारी से ये जुड़ी हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि महामारी से लोगों का ध्यान हटाने, मौतों से ध्यान हटाने और लोगों की बेबसी, बेकारी, रोजगार उनका छिनना, सड़कों पर जो 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 हादसे हमने देखे, सड़कों पर जो हालात हमने देखे, खासकर गरीब मजदूरों की, उनसे चीज लोगों का ध्यान हटाने में कैसे मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, जिसको टेलीविजन चैनल कहते हैं, वो लग गया था। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2020 में भारतीय मीडिया को किस रूप में आप देखते हैं, और जो इतनी बड़ी बेरोजगारी पैदा हुई है मीडिया में पैंडेमिक के नाम पर, जबकि अगर मालिकों का हाल देखिए तो उनका जो घाटा है वो नहीं है, उनका मुनाफा कम हुआ है। कैसे देखते हैं आप? उर्मिला जी, आपका जो सवाल है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस सवाल को इसकी गहराई में जाकर, इसकी तह में जाकर ही इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि 2020 का साल एक ऐसा साल रहा है जब इतनी बड़ी महामारी दुनिया ने देखी है, और इतनी बड़ी महामारी पिछले कम से कम 60-70 सालों में दुनिया ने नहीं देखी है। तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल यह महामारी किस तरीके से आम जिंदगी को प्रभावित करेगी और कैसे अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे जिनको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि उनका मीडिया हाउस ही बंद हो जाएगा। लेकिन जो तकलीफ की बात है वो ये है कि अगर आप कोई मीडिया हाउस चलाते हैं तो इसका एक बहुत ही ऑनेस्ट असेसमेंट होना चाहिए कि अगर कोई संकट है तो ये संकट किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर इस संकट में एक मीडिया हाउस अगर संकट में पड़ सकता है, अगर आप किसी की नौकरी को लेते हैं तो उससे एक मानवीय पहलू भी उजागर होता है। मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेस ने एक पैनिक रिएक्शन किया, एक घबराहट में आकर उन्होंने रिएक्शन किया,
और उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं। न केवल नौकरी गई है बल्कि बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें या तो आधी कर दी गई हैं या उनको 2/3 कर दिया गया है। और यह भी इस बात को दर्शाता है कि कोई ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं किया गया है। जो तीसरी बात इस पूरे मसले में यह है कि अंत में जब रिजल्ट आए हैं तो यह लगता है कि घाटा शायद ही किसी मीडिया हाउस को लगा हो, उनका प्रॉफिट में कमी आई है। तो अगर प्रॉफिट में कमी आई है तो चिंता की बात हो सकती है, लेकिन अगर घाटा नहीं लगा है तो यह दर्शाता है कि दरअसल जितने बड़े संकट की गुंजाइश लोग कर रहे थे उतने बड़े संकट की गुंजाइश फिलहाल नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है क्या उनको दोबारा नौकरी मिलेगी, या जिनकी तनख्वाहें कम कर दी गई हैं क्या उनकी तनख्वाहों को दोबारा बेहतर किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 2021 का जो साल है उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मीडिया हाउसेस में नौकरियां दोबारा मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके दो बड़े कारण है। पहला कारण तो यह कि जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट है उसके निपटने का कोई आसार निकट भविष्य में या अगले साल तो दिखाई नहीं पड़ता है। अभी भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे साल के अंतर्गत उसके नकारात्मक होने की ही, जीडीपी ग्रोथ के नकारात्मक होने की ही बात की जा रही है। तो ऐसे समय में जब इस तरीके का कोई बड़ा संकट आता है तो सारे जो बिजनेस हाउसेस होते हैं या मीडिया हाउसेस होते हैं वो खर्चे कम करके खर्चे कम करने पर उनका सबसे पहला जोर होता है। और सबसे पहली जो चोट होती है वो तनख्वाह या वेतन कर्मियों पर ही होती है। तो नए सिरे से कोई बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट होगा, मुझे इसमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है। लोगों की तनख्वाहें दोबारा रिसेटल होंगी, उसकी भी मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा कारण यह है कि एक बार अगर किसी संस्थान की आदत लग जाए कि कम पैसे में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या कम पैसे में भी आप सक्सेसफुली अपने मीडिया वेंचर को चला सकते हैं, तो फिर वो बड़े पैमाने पर या ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश क्यों करेगा। तो एक आदत सी लग जाती है। अभी तक जब तक कोरोना का संकट नहीं आया था तब तक लोगों को ये लगता था कि भाई हम इतना ही पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन संकट आया, लोगों को, मीडिया हाउसेस को लगा कि इतने से कम पैसे में भी हमारा काम चल सकता है और आसानी से चल सकता है, सक्सेसफुली चल सकता है, कवरेज हो सकती है, डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है और हमें उतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों कारणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार पत्रकारों की बहाली होगी, मुझे इसकी उम्मीद। आनंद, आप हमारे पहले सवाल के जवाब में मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि पैंडेमिक के नाम पर जो मीडिया की परफॉर्मेंस थी वो तो अपनी जगह एक बहस का विषय है और उस पर काफी चर्चा होती रही है, लेकिन हमने देखा कि इस महामारी के दरमियान जो बड़े पैमाने पर छटनी, जो बड़े पैमाने पर वेतन कटौती, बहुत बड़े पैमाने पर अगर देशव्यापी स्तर पर हम देखें तो हजारों लोग जो हैं बेरोजगार हुए हैं, और वे पत्रकार हैं, वे गैर पत्रकार मीडिया कर्मी हैं, दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में जिनका मुनाफा शुरू में लोगों को लगा था कि बिल्कुल खत्म हो गया है, वो घाटे में आ गए हैं, इसलिए लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन अभी सितंबर के तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उसमें ज्यादातर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के बड़े, वो मुनाफे में है। हाँ, उनका मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मुनाफे में चल रहे मीडिया मालिकों ने संस्थानों से लोगों को बाहर कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि आप आर्थिक पृष्ठभूमि भी आपकी बहुत मजबूत है, आप इस बारे में कुछ बताएं। उर्मिलेश जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। मुझे लगता है कि वर्ष 2020 को इस बात के लिए याद रखा जाएगा, खास करके मीडिया के क्षेत्र में, कि जब दुनिया और भारत खुद एक बहुत बड़ी महामारी, जो पिछले 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी महामारी हम देख रहे थे, उस कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों की एक बड़ी संख्या को, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को समाचार कक्षों से बाहर निकालने का रास्ता खोजा गया। इस अवसर को एक तरह से, जिसको बार बार कहा जा रहा है आजकल कॉमन एक पार्लेंस में कि आपदा में अवसर, तो एक तरह से मीडिया कंपनियों ने इस साल को आपदा में अवसर की तरह से बनाया और उन्होंने घाटे का बहाना लेकर के कि ज्यादातर कंपनियां घाटे में हैं, ये आर्थिक रूप से बहुत ही खराब साल है, विज्ञापनों से होने वाली आय बहुत नीचे चली गई है, उन्होंने बड़ी संख्या में पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो बच गए उनके वेतन में कटौती हुई, उनके भत्तों में कटौती हुई, काम के घंटे बढ़ गए और एक तरह से काफी बदतर परिस्थितियां हुई हैं पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के मामले में।
और ये सब उस साल हुआ जब एक तरह से ये कहा जा रहा था कि पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स हैं, और ये माना जा रहा था कि जिस समय लोगों को सूचनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक महामारी के समय में सच्ची सूचनाएं, तथ्यपूर्ण सूचनाएं, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस समय जब प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे थे कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स कोशिश करें कि वो लोगों की नौकरियां न लें, इस समय कंपैशन दिखाने का, दयालुता दिखाने का समय है, उस समय ज्यादातर न्यूज मीडिया कंपनियों ने इंतजार करना जरूरी नहीं समझा, और जैसे ही लॉकडाउन लगा अप्रैल और मई में बड़े पैमाने पर अखबारों से, टेलीविजन चैनलों से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसमें सबसे अफसोस की बात है कि जो बड़ी कॉरपोरेट न्यूज मीडिया कंपनियां हैं उन्होंने पहलकदमी की, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी। और सच्चाई यह है कि जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो पहले 2 तिमाही जो उनकी हैं, एक तरह से अप्रैल से लेकर जून की पहली तिमाही और फिर जुलाई से लेकर सितंबर की दूसरी तिमाही, यानी पहले 6 महीनों के अगर उनके वित्तीय रिजल्ट जो उन्होंने खुद शेयर बाजार में डिक्लेयर किए हैं, उन रिजल्ट्स को आप देखें तो इन ज्यादातर मीडिया कंपनियों को, 90% मीडिया कंपनियों को जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनको मुनाफा हुआ है। यह बात सही है कि पिछले साल की तुलना में उनके मुनाफे में गिरावट आई है, लेकिन उनको घाटा नहीं हुआ है। और यह आप याद रखिए कि ये खास करके ऐसे समय में जब एक तरह से कहिए तो कंपनियों को लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान होना चाहिए था, उस समय उनको मुनाफा हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस आपदा को एक तरह से अवसर की तरह देखा ताकि अपने न्यूज रूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। और इसका फायदा उठा करके, इस मौके का फायदा उठा करके, जिसको हम डिजास्टर कैपिटलिज्म कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि इस साल करीब 15,000 से ज्यादा पत्रकारों को देश भर में निकाला गया है और उनको बेरोजगार कर दिया गया है। न्यूज रूम एक तरह से श्रिंक कर गए हैं। एक इसका असर कई रूपों में हमारे मीडिया पर आने वाले वर्षों में दिखाई पड़ेगा, और हम देखेंगे कि एक तरह से यह लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पत्रकारों की नौकरी जाना सिर्फ कुछ पत्रकारों का बेरोजगार हो जाना नहीं है, बल्कि न्यूज रूम के श्रिंक करने के कारण उसका रिपोर्टिंग पर जो असर पड़ेगा, जो पत्रकारिता की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, और जो पूरे डिस्कोर्स पर असर पड़ेगा, जिस तरह से पीआर का दबदबा बढ़ेगा, यह बड़ी चिंता की बात है। और मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आशुतोष, हमारा आपसे दूसरा सवाल है कि अपने मुल्क की हालत अगर आप देखें तो 2020 में ही हमने देखा इस पैंडेमिक के ईयर में कि जो प्रेस फ्रीडम यानी मीडिया की फ्रीडम का जो इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स, उसमें इंडिया 142वें नंबर पर चला गया। पहले 140 पर था, पहले 136 पर था, 137 पर था। तो ये जो एक गिरावट आई है हमारी प्रेस फ्रीडम की अपने देश में, एक तो वो, दूसरा कि डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है उसमें तो तकरीबन हम 10 नंबर नीचे गए, हम 51 पर पहुंच गए, जो दुनिया का इंडेक्स है। 91वें स्थान पर पहुंच गए, पहले हम 41वें स्थान पर हुआ करते थे। तो ये जो हालात हैं गिरावट के, डेमोक्रेसी में भी और प्रेस फ्रीडम में भी, उसको आप कैसे देखते हैं 2020 में, और आगे का आप कैसा हाल विजुलाइज करते हैं? आपकी क्या आपको लगता है कि कोई भविष्य में एक बेहतरी की उम्मीद है? उर्मिलेश जी, आपका ये सवाल जो है ये बहुत ही निराश करने वाला एक तरीके से सवाल है और बहुत ही दुखदाई सवाल है। जब आप ये सवाल करते हैं कि भाई मीडिया की स्थिति क्या होगी, क्या मीडिया और लोकतंत्र की स्थिति बेहतर होगी, तो मुझे नहीं लगता कि 2020 ने इस तरीके की उम्मीदें बढ़ाई हैं, खासतौर से भारत के संदर्भ में, कि मीडिया में नए तरीके की स्वतंत्रता आएगी
या मीडिया नए तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा? और अगर मीडिया में अगर आज़ादी नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र कितना सुरक्षित होगा? पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से भारत के लोकतंत्र को न केवल कमजोर करने की कोशिश की गई है, बल्कि एक तरीके से इसको स्कटल करने की भी कोशिश की गई है। आप लव जिहाद का मामला उठा कर देख लें कि जब लोकतंत्र इतना इंट्रूसिव हो जाए कि हमें किससे शादी करनी है, हमें धर्मांतरण करना है नहीं करना है, जब वो ये तय करने लगे और किसी दफ्तर में बैठा हुआ कोई ऑफिसर ये बताने लगे कि आपको धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है, या उसकी एक रिपोर्ट के ऊपर या कोई आदमी कंप्लेन कर दे और उसके बाद एक शादीशुदा परिवार जो है या शादीशुदा जोड़ा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाए, वहां पे अगर उस महिला का गर्भपात हो जाए और उसको अकारण बिना किसी कारण के महीने 2 महीने का जेल में रहना पड़े और जिसके लिए उसका कोई दोष नहीं है, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है? तो इस तरीके की प्रवृत्तियां 2020 में बहुत ज्यादा मजबूत हुई हैं। आपने देखा कि वो हजारों की संख्या में लोग पैदल लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में चले गए थे, घरों की तरफ जा रहे थे, और हजारों किलोमीटर लोग गए, सैकड़ों किलोमीटर लोग गए। छोटी छोटी बच्चियों को आपने देखा, छोटे छोटे महिलाओं को देखा, अपने सिर पे गठरी बांधे हुए जाते हुए लोगों को आपने देखा है। और जो सरकारें थीं वो उनकी दिलचस्पी राजनीति में ज्यादा थी। केंद्र सरकार की दिलचस्पी बजाय इस पूरे मसले का समाधान खोजने के, वो दूसरों को दोष देने की कोशिश करने लगी। और ऐसे लोगों को जो पैदल जा रहे थे उनको एक तरीके से दोषारोपण उनके ऊपर किया गया कि ये कैसे नालायक लोग हैं जो इतनी सी मुसीबत झेल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सी बातें पिछले दिनों हुई हैं 2020 में। और वो मैं तो कहूंगा कि 2014 के बाद से जो प्रवृत्ति चली है वो और मजबूत हुई और घनीभूत हुई है। ऐसे में लोकतंत्र के बेहतर होने की उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के कमजोर होने की उम्मीद ज्यादा है। आपने देखा किस तरीके से जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में यहां तक कहा गया कि अब वो जुडिशियल बार्बेरिज्म करने लगे हैं। यानी जो जुडिशरी है अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका नहीं निभा रही, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ सरकार के सारे पे काम कर रही हैं। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगाती हैं कि दरअसल इसमें न्यायपूर्ण व्यवस्था है या न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। वो नागरिकों के साथ नहीं खड़ी बल्कि सरकारों के साथ खड़ी है। बहुत सारे निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण के जेल के अंदर डाला गया है। आप कफील अहमद का केस ले लीजिए, कफील अहमद को जिस तरीके से जेल के अंदर डाला गया और हाईकोर्ट ने जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां की हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को ले जाने की कोशिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने की है, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली या व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। जब एक आदमी इसी तरीके से और बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट्स ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला तो ऐसा नहीं है। और मीडिया तो इस दौरान पूरी तरीके से नतमस्तक दिखाई पड़ा है। अगर आप ध्यान से दें तो किसान आंदोलन में भी मीडिया की भूमिका ऐसी रही है कि वो सरकार के साथ खड़ी है। एक खास तौर के मीडिया के बारे में तो ये तक कहा जाने लगा है कि अगर वो किसान आंदोलन के दौरान वहां जाते तो लोग शायद उनके साथ मारपिटाई करते। लोगों में इतना ज्यादा, किसानों में इतना ज्यादा गुस्सा था। तो जो एक निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारिता की जो उम्मीद मीडिया के साथ की जाती थी, वो उम्मीद 2020 में काफी हद तक खत्म हुई है। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामले को किस तरीके से बड़ा बनाने की कोशिश की गई, जबकि देश कोरोना से जूझ रहा था, जबकि देश चीन के हमले से जूझ रहा था, जबकि देश आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। तो इन तमाम मसलों में कोई चर्चा नहीं। चर्चा क्या हुई? एक बेहद जिसे कहते हैं एडिटोरियली, जिसका कोई मतलब नहीं था, 1-2 दिन की स्टोरी थी और उस पे 2 महीने तक इस देश के अंदर चर्चा हुई है। और महाराष्ट्र के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया है, सारे मामलों को झुठलाने का प्रयास किया गया है, सारी एजेंसी उसमें लग गई हैं और मीडिया ने कोई पड़ताल नहीं की। मीडिया ने यह नहीं कहा कि सीबीआई की भूमिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसमें क्यों जरूरी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका इसमें क्यों जरूरी है, इसमें जो है नार्कोटिक ब्यूरो की भूमिका क्यों जरूरी है। तो जब मीडिया इतना नतमस्तक हो जाए तो 2021 में आप उससे कोई बहुत निष्पक्ष भूमिका की उम्मीद करेंगे, मुझे लगता नहीं है। बहुत निराशाजनक स्थिति है। लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और कमजोर होता जा रहा है और इसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है और मीडिया तो पूरी तरीके से नतमस्तक है। और दूसरा जो सवाल आनंद आपसे मेरा है वो ये कि 2021, 2022 या आगे आने वाले जो वर्ष हैं भारत के, उसे आप मीडिया के संदर्भ में कैसे देखते हैं, खासकर जब हम जो ग्लोबल इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम का उसमें नीचे गिर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी सिमट रही है, सिकुड़ रही है। इन दोनों पहलुओं की रोशनी में आप भारत के मीडिया पत्रकारिता का क्या भविष्य देखते हैं? क्या हमारे देश में मीडिया के नाम पर हम सरकारी परिपत्रों को जारी करने वाले एक मंच के रूप में हो जाएंगे, या
सरकारी विज्ञप्तियां, सरकारी सूचनाएं केवल उनका आदान प्रदान मीडिया मंचों से होगा? क्या होगा मीडिया, कैसा होगा उसका स्वरूप? उर्मिलेश जी, मुझे लगता है कि अगले साल के बारे में हम बात करें तो निश्चित तौर पर 2020 की छाया अगले साल पर भी दिखाई पड़ेगी। जिस तरह से हमारे समाचार कक्षों में पत्रकारों की छटनी हुई है, उनके वेतन और भत्तों में कटौती हुई है, उनको फरलो पर भेजा गया है, उसका असर हम न्यूज रूम में जरूर देखेंगे। और उसका सबसे बड़ा असर तो यह होगा कि कुछ पत्रकारों पर काम का बोझ बढ़ेगा, और उस काम का बोझ बढ़ने के कारण एक जो सबसे पहला असर पड़ेगा न्यूज रूम पर कि पत्रकारिता की क्वालिटी उससे प्रभावित होगी, समाचारों के संपादन की क्वालिटी प्रभावित होगी, ज्यादा से ज्यादा गलतियां जाएंगी क्योंकि कुछ लोगों पर ज्यादा काम का बोझ होगा। दूसरा, रिपोर्टिंग में से जो लोग निकाले गए हैं, इसका मतलब अब कम पत्रकारों को ज्यादा बीट कवर करनी पड़ेगी, ज्यादा खबरें कवर करनी पड़ेंगी, और इसके कारण फील्ड रिपोर्टिंग हो, चाहे वो आप खोजी पत्रकारिता हो, एक तरह से इनका खात्मा हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा खबरें करने के दबाव में ज्यादातर रिपोर्टर पीआर कंपनियों पर, पीआर एजेंसियों पर, पीआर प्रोफेशनल्स पर डिपेंड करेंगे। उनको बनी बनाई खबरें दी जाएंगी, इवेंट पर बेस्ड खबरें ज्यादा होने लगेंगी क्योंकि उनको ज्यादा खबरें करने का दबाव होगा। एक तरह से किसी एक खबर के पीछे जितना काम करने की जरूरत है, जितनी मेहनत करने की जरूरत है, वो मेहनत नहीं दिखाई पड़ेगी। और चूंकि जब पत्रकार ज्यादा से ज्यादा पीआर एजेंसियों और पीआर प्रोफेशनल्स पर निर्भर करने लगेंगे तो नतीजा यह होगा कि पीआर एक तरह से उन खबरों को डिक्टेट करने लगेगा, क्योंकि खबरें अगर वहीं से मिल रही हैं तो आपकी निर्भरता पीआर एजेंसियों पर बढ़ जाएंगी। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि जहां भी न्यूज रूम श्रिंक किए, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप के बहुत सारे देशों में, जहां समाचार कक्ष छोटे हुए हैं, सिकुड़े हैं पत्रकारों की छटनी के कारण, वहां पर यह पाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों की और समाचार कक्षों की निर्भरता पीआर एजेंसियों पर बढ़ी है। पीआर एजेंसियां एक तरह से खबरों को डिक्टेट करने लगती हैं। अमेरिका में आज हालात यह है कि एक पत्रकार के पीछे करीब करीब 6.5 पीआर प्रोफेशनल्स हैं। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि भारत में भी आने वाले दिनों में धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक पत्रकार के पीछे 4 से 5 पीआर अफसर या पीआर एजेंसियां काम कर रही होंगी। तो एक तरह से पूरी पत्रकारिता सत्ता उन्मुख हो जाएगी, एक तरह से बड़े कॉरपोरेट्स के डिक्टेट पर चलेगी। और तीसरी चीज जो बहुत इसका असर पड़ने जा रहा है कि अखबारों और मीडिया की जो निर्भरता है वो बड़ी कंपनियों के साथ साथ सरकार भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी विज्ञापनदाता है। ज्यादातर कंपनियां अपने मुनाफे को बचाने के लिए सरकार और कॉरपोरेट्स पर उनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जिसको हम मीडिया कैप्चर कह रहे हैं, एक फिनोमिनन है जिसमें ज्यादातर बड़ी मीडिया कंपनियां सरकार के साथ इंबेडेड हो रही हैं, नत्थी हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे अगले साल भी पत्रकारिता के भविष्य के लिहाज से और खास करके उसका लोकतंत्र पर पड़ने वाले असर को लेकर के कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। उम्मीद की अगर कुछ किरणें हैं तो वो एक तरह से वैकल्पिक मीडिया में, वैकल्पिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में है। कुछ जिसको कहते हैं कि एक नया फिनोमेनन चल पड़ा है, वो है कि वन मैन आर्मी। कुछ इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो अकेले दम पर कई तरह के खबरों को सामने लाने में या ग्राउंड रिपोर्टिंग के जो उन्होंने कोशिश की है, खास करके लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद किसान आंदोलन के दौरान और कई और दूसरे मसलों में, ऐसे पत्रकारों की भूमिका बढ़ेगी। लेकिन जो बड़ा कॉरपोरेट न्यूज मीडिया है, जो सांस्थानिक मीडिया है, मुझे लगता है कि अब उससे बहुत उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। और इस मामले में सरकार का और कॉरपोरेट्स का उन पर दबाव बढ़ता जाएगा और उनकी स्वतंत्रता लगातार कमजोर होती जाएगी। और यह एक प्रक्रिया जो पिछले कई वर्षों से जारी थी, 2020 में वो चरम पर पहुंची है और मुझे नहीं लगता कि 2021 में भी उसमें कोई बड़ा सुधार होते हुए हम देखेंगे। लेकिन यह बात सही है कि मुझे उम्मीद है कि जो वैकल्पिक पत्रकारिता है उसकी ताकत और उसकी आवाज ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा व्यापक होगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं उर्मिलेश जी कि 2021 को हमें एक नई नजर से इस आधार पर देखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातें सुनी हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया के मौजूदा परिदृश्य पर इन दोनों की टिप्पणियों के साथ आप स्वयं भी मनन कर सकते हैं
कि वाकई अपने देश का मीडिया 2020 के इस पैंडेमिक ईयर में, महामारी के वर्ष में उसने कैसे परफॉर्म किया। क्या उसने मीडिया की, प्रेस की उस भूमिका का निर्वाह किया। मैं मुख्य धारा मीडिया की बात कर रहा हूं। ये सवाल मैं आप पर छोड़े जाता हूं और साथ में आपको शुभकामनाएं देता हूं अगले वर्ष के लिए, आने वाले वक्त के लिए, कि हम महामारी से, बेरोजगारी से, बेहाली से निजात पाएं, अपने समाज, अपने देश, अपनी डेमोक्रेसी को हम बेहतर पाएं। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।